फिजिकल डिवाइस होती है, जैसे ये है ना राउटर है, इसी तरह की फायरवॉल होती है, ठीक है। सेम इस तरह की पोर्ट्स होती हैं, बस राउटर को भी हम फायरवॉल बना सकते हैं मैंने, इसमें बस सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर लें, लेकिन कुछ अलग से स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उसमें, जिसकी वजह से उसको ही प्रेफर किया जाता है नेटवर्क के अंदर। ऐसी ही सेम डिवाइस होती है, राउटर की तरह ही काम करती है सारी, ठीक है। उसके रोड्स वगैरह शेयरिंग करना सारा काम राउटर की तरह करता है जो फायरवॉल होती है। बाकी मैं एक्स्ट्रा जो उसमें टोटल फीचर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं, बाकी कम्युनिकेशन के लिए उसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं होता। सर लोग फिर राउटर क्यों प्रेफर करते हैं फायरवॉल के ऊपर? कोई नहीं राउटर को प्रेफर करता, फायरवॉल को प्रेफर किया जाता है। राउटर जो है ना वो इसलिए कि राउट इसमें वो थोड़ी महंगी पड़ती है, कॉस्टली है वो, ये कॉस्टली नहीं होता उसकी निस्बत, इस वजह से इसको जहां पर अभी वो मैं बात कर रहा था ना, चूंकि मैं मेरी कोशिश ये होती है, टाइम थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ता है, हर एक टॉपिक को भी क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो मैं आप लोगों को पूरी ये चीज़ें साथ साथ गाइड भी करूंगा जब हमारा कोर्स थोड़ा कवर हो जाएगा। ये बेसिकली अभी जैसे मैं एक टेक इससे हट के मैं आपको बात बता रहा था कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें अभी मैं फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही बात कर रहा था, चूंकि अभी हम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में ही हैं। अब उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट आती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है, सबसे पहली जो है ना वो सिक्योरिटी है, उसके बाद होती है परफॉर्मेंस, और उसके बाद अवेलेबिलिटी। ये तीन जो है ना वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। अब सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी डेटा सेंटर को चलाने के लिए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए कंपलसरी होती हैं, उनके बगैर आपको जो है ना वो चल ही नहीं सकता सिस्टम। जैसे अब एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वहां पर स्विच जो है ना वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डाटा सेंटर फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो बनेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, सर्वर ही नहीं होगा, जहां पर कोई सर्विसेज ही नहीं रखी होंगी तो वो फिर आगे होस्ट कौन करेगा उसको, ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जहां पर जो ना भी हों तो काम चल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कहां पर उन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। अब जैसे एक सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी, इन्हीं तीनों बातों में से अवेलेबिलिटी को एक हम समझ लें, यहाँ पर हमें जो है ना इंटरनेट चला भी जाए तो कोई इतने बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अभी क्या होगा, हम अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेंगे, कुछ होगा, और यानी नॉट अवेलेबल रहा तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बैंक है, उसका एटीएम चल रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी अगर थोड़ी सी देर के लिए भी कंप्रोमाइज हो गई तो फिर तो बहुत बड़ा एक इशू है ना इस चीज का, क्यों, कस्टमर भाग जाएगा। तो इसलिए तो कहते हैं ना, जिन बैंक्स की सर्विसेज इतनी अच्छी होती है, 24/7 अवेलेबिलिटी का क्लेम करती हैं और वाकई होती भी हैं प्रैक्टिकली, उन्हीं बैंक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। और जब प्रेफर करते हैं तो ऑब्वियसली उनके बिजनेसेस भी अच्छे चलते हैं और रैंकिंग भी उनकी अच्छी होती है। तो अब ये वो इसी वजह से जो सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसीलिए राउटर को वो लोग प्रेफर करते हैं जहां पर आपकी अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी का तो इसके साथ ताल्लुक नहीं है, सिक्योरिटी का मेजर जो है ना इसके साथ ताल्लुक है। स्क्रीन स्टक किया जी, स्क्रीन से कहीं जाएंगे तो आपको शो हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, समझ रहे हैं ना बात की। तो सिक्योरिटी वहां पर इतना ज्यादा इशू नहीं है, इस वजह से वहां पर राउटर्स प्रेफर किए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर इतना सिक्योरिटी का कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अभी प्रीवियसली हमने लाहौर में फिनका बैंक में एक प्रोजेक्ट किया है, जहां पर उनकी फिनका बैंक, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, उसकी ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है ना 140 ब्रांचेस थी, तमाम में सिस्को के राउटर्स डिप्लॉयड थे। उन तमाम तर राउटर्स को हमने फायरवॉल्स में चेंज किया, ठीक है। तो उसमें क्या क्या वजह थी, क्यों किया, क्योंकि बैंक्स का डेटा है ना, तो बैंक्स के जैसे जैसे फायरवॉल्स आती जा रही हैं, तो बैंक्स जो है ना, तमाम तर बैंक्स अपने राउटर्स को फायरवॉल्स में शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों, उनको फाइनेंशियल जो है ना इशू कोई इतना नहीं होता, उनके पास काफ़ी फंड्स होते हैं और वो लाजमी होता है उनके लिए, मेजर प्रायोरिटी ये होती है कि कस्टमर के डेटे को सिक्योर बनाना। अगर कोई थोड़ी सी भी वहां पर उनके नेटवर्क के अंदर वल्नरेबिलिटी आ जाए, वल्नरेबिलिटी से मुराद ये होती है कि कोई थ्रेट, ठीक है, जिसकी वजह से यूजर का डेटा जो है ना वो कंप्रोमाइज हो सकता है, तो फौरन यूजर क्या करेगा, अपना अकाउंट शिफ्ट कर लेगा और अमाउंट जो है ना वहां से निकाल देगा। तो इसलिए ये वो चीजें हैं जिनको हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे कि कौन सी कहाँ पर कंपोनेंट की कितनी जरूरत है, और क्यों कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट जो है वो डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के हवाले से प्रीवियसली के, लेट्स सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी इंटरनल कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लोगों ने स्विच को यूज किया था, और स्विच की मदद से हमने उनको आपस में कनेक्ट भी किया था, और अटैच करके जो है ना उनको आईपी एड्रेसेस असाइन करके इवन कम्युनिकेशन भी करवा दी थी। लेकिन उन कम्युनिकेशन के लिए
क्या चीज़ ज़रूरी थी? उनका सेम नेटवर्क में होना, और उसको हमने आईपी एड्रेसिंग के 3 लेक्चर्स में अच्छी तरह से समझ लिया था। आईपी एड्रेस है क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी क्लासेस हैं, और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके बाद अब हम लोग आज के टॉपिक में थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, और वो चीज़ करेंगे जो आप डेली लाइफ घरों में करते हैं। इसलिए उसको मैंने पहले रख लिया है, इसको थोड़ा सा लेट करवाता होता हूँ, लेकिन पहले, ताकि थोड़ा सा और आपका इंटरेस्ट भी इस चीज़ से डेवलप हो। जैसे हम लोग किसी भी डिवाइस के साथ जैसे ही कनेक्ट होते हैं, तो हमारी डिवाइस जो है ना, जितनी भी आईपी बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, ये फ़ौरन डीएचसीपी के जरिए मांगती हैं आईपी, कि हमें आईपी असाइन हो। क्यों? इनको पता होता है, इन्होंने जैसे भी जब भी कम्युनिकेट करना है तो उस आईपी की बेस पे कम्युनिकेट करना है। तो इनको आईपी कैसे मिलता है? डीएचसीपी के जरिए, डायनेमिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल। तो नोट कर लें, आज हम लोग डीएचसीपी के हवाले से बात करेंगे, किस तरह से एक राउटर जो है वो अपनी लैन में लगी डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, डायनेमिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जी, कम्युनिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा डायनेमिक होस्ट कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी डायनेमिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल। कॉन्फ़िगर से मुराद है कि उसको आईपी एड्रेस असाइन करना। ये जो है जी सबनेटिंग, जी ये भी करना है। हाँ, वो आगे की बात है ना, थोड़ी सी करेंगे तो ज़ाहिर है आपके को ईच एंड एवरीथिंग। जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप हर तरह से, हर तरह की डिप्लॉयमेंट करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। ये सब जो होता है आईसीएमपी, ये किस लिए होता है? आईसीएमपी ये पिंग मैसेज को चेक करने के लिए होता है। ये जो नॉर्मल हम पिंग, जी पिंग, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये पिंग चेक करने के लिए होता है। ठीक है, ये नोट कर लें, ये सामने आपके आ भी गया है, डायनेमिकली होस्ट को कॉन्फ़िगरेशन करने वाला प्रोटोकॉल। ठीक है, इस चीज़ का क्या मतलब है? अब होस्ट को कॉन्फ़िगर करने के दो मेथड्स हैं। पहला तो हमने देख लिया था, सिंपल स्टैटिकली हर एक डिवाइस पे जाएं और उसको आईपी एड्रेस असाइन करें। दिस इज़ वेरी टफ एंड ईच टाइम यू हैव टू डू द सेम थिंग। ठीक है, और इवन एक ये इतना आप जहन में रख लें कि आपने कहा था कि परमानेंट होता है, इस पर आपको वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती, स्टैटिक वगैरह आपको परमानेंट होता है जी, उसको बार बार आप कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैंने स्टैटिकली अपने नेटवर्क लैन कार्ड में ये आईपी एड्रेसेस को असाइन कर दिया। ठीक है, इस डिवाइस को परमानेंट मिल गया। घर में जाऊंगा, वहां पर ये नेटवर्क तो नहीं है, वहां पर उसके साथ ये कनेक्ट ही नहीं होगा। वहां पर फिर इसको या तो ऑटोमेटिक में लाना पड़ेगा, या फिर उसको स्टैटिकली उस नेटवर्क का आईपी देना पड़ेगा। वहां से फिर मल्ले में किसी और के घर जाऊंगा, फिर वहां पर स्टैटिकली किसी और नेटवर्क में का आईपी देना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी टफ एंड दिस इज नॉट गुड। ठीक है, वो कहाँ पर जरूरत पड़ता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, स्टैटिक क्यों देना चाहिए। लेकिन वैसे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर लेट्स सपोज 150-200 लोग काम कर रहे हैं, या 50-60 लोग भी काम कर रहे हैं, तो सबको स्टैटिकली, चाहे इंटरनल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने तब कहा है ना कि जब हम अपने मोबाइल्स की बात कर रहे हैं, उनको डीएचसी पे रख लिया है तो ठीक है, लेकिन इवन इंटरनल डेस्कटॉप्स के लिए भी जो है ना डायनेमिक बेहतर रहता है। ठीक है, क्यों? कि उनको भी जो है ना बार बार आईपी एड्रेस असाइन करना, या नेटवर्क चेंज हो सकते हैं, हम गेटवे या अपने आईपी एड्रेस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। स्केलेबिलिटी भी एक बड़ा अहम फीचर होता है नेटवर्किंग के अंदर, या कहीं पर भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से क्या मुराद होती है, कौन बताएगा मुझे? जी आप बताइए, कौन बताएगा? स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी से मुराद ये होती है कि हम अपने नेटवर्क के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर फ्यूचर में इन्हेंसमेंट करना चाहें, तो हमारे नेटवर्क के फीचर्स के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि उसकी कंपैटिबिलिटी को अचीव कर सकेंगे, या हमारा नेटवर्क स्ट्रक हो जाएगा। हमारे नेटवर्क के अंदर इतनी रिसोर्सेज हैं क्या कि फ्यूचर में हम अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहें तो कोई इशू तो नहीं होगा। इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी।
तो फ्यूचर में अगर हम लोग अपने नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, फिर ऑब्वियसली आईपी एड्रेस की रेंज बढ़ानी पड़ेगी और उसके लिए फिर ये काम हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी एग्जांपल दी है। इस वजह से आपको ज़्यादातर जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या अपने घरों के अंदर हर जगह पे DHCP नज़र आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल। तो DHCP की अगर सिर्फ एक लैन की हद तक हम लोग बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पर हमने इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना। ठीक है, अभी तो हम बात उस सेंस में करेंगे कि इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन ऐसे भी हम DHCP सर्वर बना सकते हैं कि जैसे एक लैब है, इस लैब में कोई ऐसा वाईफाई या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमने इंटरनेट में जाना है, इन तमाम डिवाइसेस की जस्ट आपस में डाटाबेस एक्सचेंज करवाना है। ठीक है, इन लोगों ने ऐसे भी सिक्योर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपके आर्मी के अंदर या ऐसी एजेंसीज के अंदर, वहां पर जितना भी डाटा होता है वो बड़ा सिक्योर होता है। वहां पर टोटल जो सिस्टम होता है वो इंटरनेट की सर्विसेज दी गई होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज में भी हमने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी करवाई थी, साथ उधर प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय किया था। तो उनका जो था ना एक आप ई ऑफिस का नाम, अगर आप में से कोई लोग थे जो MTBC वाले, आप थे एक MTBC वाले और दूसरे कौन थे, आप थे? अच्छा, आप दो लोग थे। ठीक है, वो बता रहे थे मुझे सर। आपको इस चीज़ का थोड़ा आइडिया होगा, ऑफिस के अंदर ये कोरोना के बाद आपको पता है ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये तो मुशर्रफ के दौर में जो है ना इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल आया था कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम है कि एक फाइल है उसको उठाएंगे, क्लर्क उठाएगा, पहले खुद सिग्नेचर, एक ऑफिस से दूसरे से फिजिकल पेपर्स के ऊपर सारा काम हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। आज के इस दौर में आपको पता है IoT का दौर है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर है, जहाँ पर हर चीज़ को लोग जो है ना अमेरिका से बैठ के यहाँ पर AC भी चला रहे हैं, और यहाँ के मेन फाइलें और इतना सिक्योर सेंसिटिव डेटा भी जो है ना आपका फिजिकल जा रहा है, जहाँ पर आपके पास इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, आग लग सकती है या कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है, तो आपका सारा डाटा लॉस हो सकता है। तो उसके लिए लाजमी है कि एक तो ऑनलाइन होना चाहिए वो डाटा सारा, और दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन होने के साथ साथ उसका बैकअप भी होना ज़रूरी है, ताकि एक स्पेसिफिक प्लेस के अंदर उस डाटा को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आपको पता है क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके बैकअप्स जब होंगे तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ डिजास्टर आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए उस डेटे की रिडंडेंसी को मेंटेन रखने के लिए। तो उसके लिए फिर जो है ना ई ऑफिस, तो लेकिन ई अब चूंकि गवर्नमेंट लेवल का डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, तो उसको ऑनलाइन भी तो नहीं कर सकते कि एक ऑफिस, लेट्स सपोज मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज PCSIR डिपार्टमेंट है पाकिस्तान, कराची में भी इसकी ब्रांचेज है, लाहौर में भी इसकी ब्रांचेज हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से जब वहाँ तक इनकी कम्युनिकेशन करवानी है, या इवन इंटरनल इसके इस्लामाबाद के अंदर ही जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें ये डाटा सर्कुलेट करवाने की तक की बात जो हो रही है, मेजर यहाँ तक है। ठीक है, आउट ऑफ द सिटी की बात नहीं हो रही। तो वहां पर भी इनकी कम्युनिकेशन जब ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन तो कहीं ना कहीं अटैक हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एक IP के जरिए सारी कम्युनिकेशन होगी, और IP अगर पब्लिक होगी तो वो IP प्रोवाइड करने वाले पाकिस्तानी तो नहीं है या कोई स्पेसिफिक लोग तो नहीं है, वो तो आपके डेटे को अटैक कर सकते हैं चाहे वो इनक्रिप्टेड भी है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए फिर उसने इंट्रानेट सर्विस दी। इंट्रानेट सर्विस के लिए स्पेसिफिकली जो है ना NTC ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है बेसिकली। ठीक है, NTC एक इदारा है गवर्नमेंट लेवल का। तो फाइबर के जरिए बेसिकली फाइबर ले करके तमाम तर मिनिस्ट्रीज और इनको आपस में अटैच किया इनकी फाइलिंग सिस्टम को जो है ना चलाने के लिए, और अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंप्लीमेंट कर दिया गया और अब ये सारा फाइलिंग सिस्टम हुआ है। तो अब बताने का मकसद क्या था कि किस चीज़ के लिए, डाटा की इंटेग्रिटी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है कि जहाँ पर इंटरनेट के साथ ताल्लुक ही कोई ना हो, इंटरनेट में आपने डाटा को लेके ही नहीं जाना हो, ताकि कम से कम आपकी जो इंट्रूजन होती है तो आउटसाइड इंट्रूडर उस पर ना इफेक्ट कर सके। इनसाइड इंट्रूडर से बचने के लिए तो हमने करना ही करना है, लेकिन आउटसाइड इंट्रूडर वो भी एक जो है ना बड़ी वल्नरेबिलिटी है आपके नेटवर्क के ऊपर। तो उससे बचने के लिए हम अपने नेटवर्क को टोटली लोकल एरिया नेटवर्क बना देते हैं। उसके लिए फिर आप अपने स्विच को भी DHCP सर्वर बना सकते हो। ठीक है, या फिर स्विच के साथ एक अलग से जो है ना DHCP सर्वर मैनली ऐड कर सकते हो, वो एक अलग फीचर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है ना हम इस तरह से बात करते हैं कि आप अपने राउटर को किस तरह से DHCP सर्वर बना सकते हो, क्या बेनिफिट होगा। जैसे हम ट्रेडिशनली ये लैन में लगी जितनी भी डिवाइसेस थी, ये देखे ये स्विच था, इसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस अटैच हुई हुई हैं, इन तमाम डिवाइसेस को स्टैटिकली IP देते थे हम लोग। ठीक है, और फिर उनकी कम्युनिकेशन करवाते थे।
इनके साथ ये स्विच है, स्विच के आगे ये राउटर है, राउटर की लाइन में आगे और भी स्विचेस हो सकते हैं, और भी नेटवर्क चल सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर 2 स्विचेस ऐड हुए हैं। उसके बाद यहाँ से आगे क्या है, क्लाउड है, सारा इंटरनेट है। अब यहाँ पर स्विच के इस इंटरफेस के ऊपर जाकर हम लोग कोई एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर होया हुआ है। उसके बाद इसकी लैन में लगी तमाम तरह डिवाइसेस को यहाँ पर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कुछ कमांड्स यूज़ करेंगे, ताकि इसकी लैन में लगी तमाम तरह डिवाइसेस जो होंगी वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होंगी। फ्यूचर में जब भी वो आईपी मांगेगी तो हमने उनको स्टैटिकली जाकर आईपी एड्रेस नहीं असाइन करना, रैंडमली इसको आईपी एड्रेस जो भी इसके पास से रिजल्ट बचा होगा इसके पूल में, उस पूल में से आईपी एड्रेस इनको मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। इस चीज़ को हमें प्रैक्टिकली थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। एक राउटर के ऊपर मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर सब बना सकते हैं, ठीक है। एक लाजमी नहीं है कि एक राउटर के अंदर एक ही नेटवर्क या एक ही हम लोग सर्वर बना सकते हैं, मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर बनाकर मल्टीपल लेन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक राउटर में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? डिपेंड करता है आपके इंटरफेसेस कितने हैं, उसकी बेस के ऊपर इसको देखा जाता है। वैसे राउटर में तो कम ही नहीं होते? जी कम ही होते हैं ना, लेकिन आपने कितने लैन के लिए यूज़ करने हैं उस पर डिपेंड करता है। अब लाजमी है कि हमारे पास ये अभी ये जो राउटर्स या आम राउटर्स उसमें इंटरफेसेस आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे एसएफपी पोर्ट आपने स्विच की देखी थी, इस से राउटर में भी पोर्ट्स होती हैं जहाँ पर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं मजीद। ये एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जी जी प्लीज। सर ये लैन और वैन हमने पढ़ी तो थी, लेकिन बस ये पढ़ा था कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ। लोकल एरिया नेटवर्क ये मतलब है कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो अगर मैं आपको मैसेज करता हूँ तो वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा ऐसे? नहीं, आप मुझे मैसेज कैसे करते हैं डिपेंड ये करता है। इंटरनेट के थ्रू करता हूँ तो जब इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। और अगर टेक्स्ट मैसेज करता हूँ तो जो भी करते हैं आप, जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन उसको आप यहाँ से आप मैसेज करेंगे तो यहाँ से ऐसे सीधा सीधा तो नहीं आएगा, वहाँ से किधर जाएगा, पहले आपके राउटर में जाएगा, राउटर से आपका आईएसपी में जाएगा, आईएसपी से फिर आप वैन में जाएगा, वहाँ से फिर मेरे आईएसपी की तरफ आएगा, किस भी नेटवर्क के साथ अटैच हो, कम से कम आईएसपी तक जाएगा। जो भी डेटा आईएसपी तक चला गया तो इसका मतलब वायर्ड में चला गया। यहाँ पर आप कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात जब करें ना, वायरलेस में अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेशन लैन कौन सी होगी, जैसे ब्लूटूथ के जरिए आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो या फिर शेयर एट या इस तरह से जो भी, या फिर अगर इंटरनेट नेटवर्किंग के हवाले से लैन वो होगी जैसे वायर से हैं, ये स्विच है, स्विच के साथ आप कंप्यूटर डेस्कटॉप में बैठे हुए हैं, उस डेस्कटॉप के जरिए इथरनेट केबल के जरिए मेरे साथ जो मैसेज एक भेज रहे हैं, मुझे कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है? जी उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी जैसे अभी हम जो करेंगे फंक्शनलिटी, प्रीवियस क्लास में हम जैसे कर रहे थे, स्विच की लैन में 2-3 डिवाइसेस लगा के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को पिंग कर रहे थे, तो वो लोकल एरिया कनेक्टिविटी थी, ठीक है। आपके गेटवे से अंदर अंदर की बात, लैन में रहने वाली जो कम्युनिकेशन है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछा करें, जो भी दिमाग में आता है ना क्वेश्चन वो लाजमी पूछा करें, तभी आपको समझ आएगी, तभी आप ट्रैक पे आएंगे, ठीक है। आप भी, आप लोग भी सारे। अच्छा, अब हम अपने नेटवर्क में ऐसे ही एक स्विच ऐड करते हैं, इस तरह से एक राउटर ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, और उस स्विच की लैन में कुछ डिफरेंट डिवाइसेस हम ऐड करते हैं, आईपी बेस्ड डिवाइसेस, ठीक है। इनकी अब कनेक्टिविटी करते हैं। पहले इन तमाम तरह डिवाइसेस को स्विच के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। साथ आपके इसलिए टोपोलॉजी भी देखें बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। जो भी डिवाइस है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, उसके बाद ये केबल है, इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से आप, अब ये 2 तरह की केबल्स मेजर आपकी यहाँ पर अभी यूज़ होंगी, ठीक है। इन केबलिंग की डिटेल्स, इनकी पूरी थ्योरी, पूरी फिलॉसफी में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये इस तरह की केबल है ना जहाँ पे जिसमें दरमियान में कट्स लगे हुए हैं, तो ये बेसिकली क्रॉस केबल कहलाती है। बस इतना याद रखिएगा, क्रॉस केबल कहते क्यों है, उसके बैक एंड में पूरी थ्योरी हम लोग उसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ऐसे ये जो केबल है इसको स्ट्रेट केबल कहा जाता है। जो सेम लेयर की डिवाइसेस होती हैं, यानी सेम डिवाइसेस होती हैं, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करनी हो, स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करनी हो, या कंप्यूटर्स को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट करना हो, तो तब ये क्रॉस केबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करनी हो, जैसे स्विच से हम डिवाइसेस मिला रहे हैं और स्विच से आगे राउटर्स मिलाएंगे, अभी सेम डिवाइसेस को अभी आपस में तो नहीं मिलाना,
तो यहाँ पर हम सारी स्ट्रेट केबल यूज करेंगे, ठीक है। अपलिंक के लिए भी क्रॉस केबल नहीं इसमें डिपेंड करता है ना आप अपनी किसके दरमियान में बना रहे हैं ना, अपलिंक स्विच टू स्विच बना रहे हैं फिर क्रॉस केबल करेंगे, स्विच टू राउटर बनाएंगे तो फिर तो नहीं क्रॉस करेंगे। गलत केबल यूज कर रहा हूँ ना। यस यूज करेंगे तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा? एक्सेप्ट तो कर लेगा लेकिन कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगी। अच्छा अब ये देखें इन डिवाइसेस के पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए इवन यहाँ पर भी अभी स्विच जो है ना जस्ट राउटर की कमांड्स को आगे शिफ्ट करेगा, इन डिवाइसेस के लिए स्विचिंग का काम करेगा फिलहाल, ठीक है। तो राउटर में सबसे पहले जैसे प्रीवियस क्लास में हमने स्विच को एक्सेस किया था, फिजिकल डिवाइसेस को एक्सेस करने के हवाले से आपने देखा था कि कंसोल एक ऐसे जो है ना केबल है, ठीक है। आप जो लोग नहीं थे, जो लोग अभी हमारे साथ अटैच में जस्ट देख ले, बाकी हम लोग इसकी फिलहाल देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। बाकी जस्ट एक्सेस करना डिफरेंट है। ये जो आपके सामने राउटर स्विचेस हैं और जो हमारे पास सिमुलेटर में है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कंपेयर करके दिखाई थी कि बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें सेम है जो हमें इधर सिमुलेटर में दी गई हैं, जस्ट इनको एक्सेस करना डिफरेंट है। यहाँ पर लेट्स सपोज राउटर को अगर एक्सेस करना हो, इसके ऊपर क्लिक किया, CLI में गए तो ये राउटर की एक्सेस मिल गई, इसकी कम्युनिकेशन। अब इसकी हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसके लिए इस राउटर को एक्सेस करने के लिए इसके ये एक तरफ USB की तरफ की होती है, दूसरी तरफ RJ45 इथरनेट कनेक्टर होता है। इनको जो USB की साइड कंप्यूटर में लगा के और ये दूसरी साइड इसकी कंसोल पोर्ट होती है स्पेसिफिकली इसी नाम से बैक साइड पे, उसके साथ अटैच करके यहाँ पर पुट्टी एक सॉफ्टवेयर होता है या टेराटन एक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पर उसकी मदद से इसको एक्सेस किया जाता है। फिर ऐसे CLI जो है ना एक इसका ये बॉक्स ओपन हो जाता है। आगे मजीद फर्दर कॉन्फ़िगरेशन वैसी होगी जैसे मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कमांड के जरिए हमने इसको समझाने के क्या करना है। कमांड लाइन इंटरफेस, इंटरफेसेस के हवाले से मैंने बताया था ना आपको कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, ये 3 तरह के इंटरफेसेस होते हैं। मेन्यू ड्रिवन, कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं मोबाइल्स में जो है, हमारे डेस्कटॉप्स लैपटॉप्स में जो है, वो सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं। ये मेन्यू ड्रिवन जो है ये जो है ना पहले सबसे पहले कमांड लाइन था, फिर अब ग्राफिकल यूजर है, ये दरमियान में आया जो मेन्यूज की फॉर्म में, जो जैसे वो बटनों वाले मोबाइल नहीं होते थे तो मेन्यूज बने होते थे, क्लिक करके हमें एक से दूसरे में डायरेक्टली नहीं जा सकते थे, ठीक है। ये अब राउटर की हमें एक्सेस मिल गई जैसे स्विच की मिली थी। बेसिक कमांड्स जो मैंने आपको बताई थी वो सेम है। कौन कौन सी बेसिक कमांड्स थी? पहली कमांड आप बताएं क्या थी सबसे बेसिक कमांड? हाँ, अभी जो है ना लेवल 0 में ना कुछ देख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए सबसे पहली जो कमांड है वो इनेबल है। जब इनेबल करेंगे तो यहाँ से अब जो है ना लेवल, हमारा व्यू लेवल पे हम लोग चले जाएंगे, लेवल 1। इसमें यह आता है कि हम जो काम किया होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन की होती है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसके इंटरफेसेस की डिटेल्स देखना चाहें तो उसके लिए कमांड है शो आईपी इंटरफेस। ये शो के साथ जो भी हम कमांड चीज़ें यूज़ करेंगे ना, ये ट्रबल शूटिंग की कमांड्स होती हैं, इनको ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। नेटवर्किंग के अंदर आपको एक जो है ना टर्म जो है ना ट्रबल शूटिंग आपको बार बार जो है ना सुनने को मिलेगा। ये नाम ट्रबल शूटिंग से मुराद ये है कि हम जैसा चाह रहे हैं, जो आउटपुट हम लोग रिक्वायर्ड है या जिन डिवाइसेस की कनेक्टिविटी करवाना चाह रहे हैं, अगर वो वैसी नहीं हो रही तो हमने जो एरर को डायग्नोज करना होता है, एरर को ट्रेस करना होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रबल शूटिंग कहते हैं, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये एक कमांड है जिसकी वजह से हमें इसकी पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे ये देखें आपके सामने यहाँ पर राउटर है, इधर ऐसे ये राउटर है, इसकी इंटरफेसेस बता रहे हैं कि फिजिकल पोर्ट्स इंटरफेसेस जो है ना वो 3 इंटरफेसेस बताए जा रहे हैं। एक गीगाबिट 0/0, एक गीगाबिट 0/1 और गीगाबिट 0/2। ये 3 पोर्ट्स हैं, 3 इंटरफेसेस हैं, ठीक है।
अभी हमने इसका इंटरफेस यूज कौन सा किया हुआ है, 0/0 0/0 इंटरफेस यूज किया, और ये रेड है, रेड से मुराद ये है कि ये इंटरफेस डाउन है, अभी इनकी कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले इस इंटरफेस को हमें क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। अप करने के लिए उस इंटरफेस को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, और एक्सेस करने के लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। तो दूसरी कमांड हमने क्या पढ़ी थी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए, नहीं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये कमांड थी। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल हमारे पास कमांड है, ठीक है। ये वो लेवल है जहां पर हम लोग तमाम तरह की चीजें परफॉर्म करते हैं, हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन, हर तरह की चेंजेस कंसोल करते हैं हम अपनी डिवाइसेस को। अब यहाँ पर जिस इंटरफेस को भी या जो भी काम करना चाहें वो हम यहाँ पे करेंगे। जैसे अभी गीगाबिट 0/0 इंटरफेस को एक्सेस करके इसको अप करना चाह रहे हैं, स्विच की साइड से कोई भी इंटरफेस पोर्ट डाउन नहीं होती, ठीक है। ये राउटर की वजह से दोनों तरफ से डाउन शो हो रही है। जैसे ही राउटर की तरफ से हम ऑन करेंगे तो स्विच की तरफ से भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, ठीक है। जैसे स्विच के साथ ये डिवाइसेस थी, यहाँ पे ऑन करने की जरूरत नहीं थी, डाउन कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं ये, ठीक है। उसके लिए अब राउटर में आएंगे, अब किसी इंटरफेस को एक्सेस करना हो, चाहे वो स्विच का हो चाहे वो राउटर का हो, तो उसके लिए कमांड है इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर गीगाबिट इथरनेट है तो यूज करेंगे कमांड गीगाबिट इथरनेट। क्यों, ये देखें, ये गिग की पोर्ट यूज की हुई हम लोगों ने, राउटर की जो पोर्ट्स हैं वो गिग की हैं। अगर इथरनेट फास्ट इथरनेट की होती तो यहाँ पर हम लोग लिखते फास्ट इथरनेट। आई समझ, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट कौन सी थी, अब आगे पोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है 0/0, तो इस तरह से 0/0। अब ये देखें, पहले सिंपल ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे, और अब कॉन्फ़िगर इफ, ये इस चीज को शो करवाता है कि अब हम लोग जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्पेसिफिक इस पोर्ट के लिए होगी। अब इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आ गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग आगे मजीद शिफ्ट कर गए किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में। समझ आ रही है ना बात की। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना था, इसकी अप करना था, इसकी यानी कि ये रेड वाले साइन को हमने ग्रीन में, रेड साइन से मुरा दिया कि कनेक्टिविटी नेट पॉसिबल, डाउन है ये पोर्ट, ठीक है, और ये ग्रीन से मतलब है कि कनेक्टिविटी पॉसिबल, अप है। तो इसको अप करने के लिए कमांड है नो शट डाउन, ठीक है। क्या कमांड है, नो शट डाउन जी। देखें, जैसे ये नो शट डाउन किया तो ये हमारे पास ग्रीन हो गई, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम इस इंटरफेस को एक्सेस किया, इसकी पोर्ट को ऑफ किया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, आप जहां पर, ये वो काम है जो सबसे पहले आपने करना है किसी प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट में, इसलिए इस काम को विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग रिपीट भी करते रहेंगे जब आईपी एड्रेसिंग और इससे मजीद एडवांस टॉपिक्स करेंगे। ये कोई बंदा है शरारती, मैं इसको डायग्नोज करता हूँ आज ज़रा, और ये बंदा उसके बाद दोबारा क्लास में नहीं आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये क्लास जो लास्ट टाइम भी एंड हुई है वो भी किसी की शरारत की वजह से हुई है, और आज भी ऐसे ही हुआ है। आप लोग क्या छोटे बच्चे हैं जो ऐसा काम करेंगे। ये रिजवान कौन है, इसका मैं पता करता हूँ ज़रा। कोई एक लेफ्ट कर गया मजीद, एक तो हाफिज मोहम्मद रिजवान है ना, एक और रिजवान कोई मेरे हाल में दरमियान में आया हुआ था। ये तो छोटे बच्चों को ये बातें बताई जाती हैं कि आपने ये काम नहीं करना। ये क्लास में, ये स्काइप में, ये अगर है आपके पास इतनी एक्सेस तो आप ये ऐसे करेंगे, बाकियों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जाफर जरा आप मुझे बताइएगा कि किसने, या जो भी है जिसको रिमूव किया गया है, कि कैसे आपको नोटिफिकेशन आई होगी कि किसने आपको कॉल से रिमूव किया है। जिसने आपको कॉल से रिमूव किया उसी ने क्लास भी एंड की होगी। ये मुझे क्लास के एंड पे बताइएगा, आपको नोटिफिकेशन आई होगी। सर वो प्रिंसिपल साहब का इंटरनेट खराब जा रहा था इस क्लास में। जी, क्वेश्चन है किसी का। जो रेड मतलब होते हैं, रेड निशान आते हैं, ये मतलब ये आगे पास नहीं कर सकते, आप एरर देता है ये रेड वाले निशान, हाँ, ये इस चीज का बताता है कि आपकी आगे पास से मेरा डेटा पास नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं, इसकी मदद से, इसकी वजह से कभी कम्युनिकेशन नहीं किया जो
हाँ इसके लिए आपने फॉर्मूले लगाए हैं, हाँ, कॉन्फ़िग कमांड दी है, कमांड दी है। हाँ इसको कमांड कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको कमांड कहते हैं नो शट डाउन, यानी कि अप कर दो। और अगर दोबारा डाउन करना हो, अगर हम इसकी कम्युनिकेशन को रोकना चाहते हैं तो फिर हम शट डाउन लिख लेंगे। अब देखिएगा फिर से डाउन, रेड हो जाए। फिर रेड हो जाएंगे, यानी इसकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये डिवाइसेस दो किसी सूरत आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, ठीक हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने, जी वो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि गेटवे सबसे पहले आप कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में जब आप डिप्लॉय करेंगे डीएचसीपी सर्वर, और ये सबसे पहला काम होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इंटरनेट डिप्लॉय करने जा रहे हैं और अब आईपी स्कीम अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो उस आईपी स्कीम चेंज करने से मुराद ये होगी सिंपल के जो आपका गेटवे में राउटर लगा हुआ है, उस राउटर के जो इंटरफेस का आईपी जो है वो आईपी हमें इस तरह से रखना पड़ेगा, और उसका सबनेट मास्क वो इस चीज को बेसिकली पूरी निशानदेही करेगा कि हमारे नेटवर्क में टोटल डिवाइसेस कितनी ऐड हो सकती हैं। ये बस डीएचसीपी सर्वर बनाना इतना आसान है कि एक बस हमने एक आईपी असाइन करना है और कुछ कमांड्स यूज करनी है, तो लैन में जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको वो जो है ना उस एक कमांड की बेस के ऊपर आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो अब वो काम हम करने जा रहे हैं, आ रही है ना बात समझ। तो जैसे यहाँ पर अभी आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर्ड है, ये है ना 192.168.18.84, ठीक है। लास्ट मुझे देखिए 94 था, अभी 84 रैंडमली कोई डीएचसीपी के जरिए मिल गया। साथ ही मास्क है, और ये देखिए आईपी वेरिएंट फॉर डिफॉल्ट गेटवे 192.168.18.1, ये वो आईपी एड्रेस है जो कि इस राउटर को बेसिकली मिला हुआ है, असाइन किया गया है। ये वो गेटवे का आईपी एड्रेस है, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, गेटवे का आईपी एड्रेस, जिसकी मदद से तमाम तरह डिवाइसेस जो है ना मेरी लैन की डिवाइसेस इसके इस गेटवे के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। और इस आईपी की मदद से इस चीज का फैसला किया गया है कि कौन सी रेंज है, कितनी रेंज है जिसके अंदर जो डिवाइसेस हैं वो इस राउटर के साथ कनेक्ट हो सकती हैं इंटरनेट के लिए। तो उसके लिए साथ नीचे मास्क लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा 255.255.255.0, यानी 0 से लेकर 254 तक डिवाइसेस जो है ना इस नेटवर्क के साथ अटैच हो सकती हैं। तो वही काम हम लोग अब यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, आईपी एड्रेस क्या असाइन करते हैं, लेट्स सपोज ऐसे करते हैं कि एक क्लास सी ऐसे ही आईपी एड्रेस रख लेते हैं 192.168.10.100, इसको आईपी एड्रेस भी असाइन करते हैं, इंटरफेस को 255.255.255.0, ये होता है तरीका आईपी एड्रेस असाइन करने का, 192.168.10.100 और साथ 255.255.255.0। ये क्या है, ये मास्क है, ये इस चीज को शो करवा रहा है कि इस नेटवर्क में टोटल जो पहले 3 बाइट्स हैं 192.168.10, इनको आपने नहीं छेड़ना। और आगे ये जो 100 है, ये 100 से मुराद ये है कि ये इस राउटर के इंटरफेस का जो आईपी होगा, इसको ये 10.100 एड्रेस असाइन किया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बेसिकली इस इंटरफेस को जो आईपी एड्रेस असाइन किया है वो 10.100 है। जैसे यहां पर जो आईपी एड्रेस असाइन किया गया है वो क्या है, 192.168.18.1 है। अब इसका ये मतलब होता है, याद रखिएगा, कि जो राउटर के इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको डेली ये बात याद आया करेगी और यूज हुआ करेगी, वो उसकी लैन में लगी तमाम तरह डिवाइसेस का क्या होता है, गेटवे होता है। राउटर के इंटरफेस का आईपी उसकी लैन में लगी तमाम तरह डिवाइसेस का गेटवे होता है, नोट कर लें। राउटर के इंटरफेस का आईपी उसकी लैन में लगी तमाम तरह डिवाइसेस का गेटवे होता है। सर लेकिन आप सबनेट मास्क जो यूज किया, आप वो वाला यूज कर सकते हैं जो हम यूज करते हैं, जी ये जी, आप चेंज कर 025 सकते हैं इसको, लेकिन अभी हम चूंकि बेसिक क्लास कर रहे हैं तो इसमें डिफॉल्ट मास्क के साथ चलेंगे। ठीक है सर, ठीक। समझे बात को। जैसे ये राउटर है, इसको जो हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, इसके साथ कनेक्ट होने वाली जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनका जो गेटवे होगा वो इसका आईपी होगा। ये साथ साथ अपनी अटेंडेंस लगा के पास करते जाएं।
इसका जो आईपी होता है ना उसकी लेन कैलकुलेट होता है। ठीक है, इतना बात हो गई। अब जब ये असाइन किया तो उसके लिए अगर हम वापस अब किसी एक इंटरफेस से किसी एक लेवल से, जैसे मैंने बोला था सबसे पहले लेवल 0 है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं होता। उसके बाद फिर लेवल हम लोग गए थे व्यू में, उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए थे और फिर किसी स्पेसिफिक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में गए थे। तो उससे बैकवर्ड जाने के लिए हम एग्जिट की कमांड यूज करते हैं। ठीक है, एग्जिट करते जाएंगे तो हम बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे। ये देखें अभी फिर हम लेवल 0 में आ गए। उसके लिए फिर हमें क्या दबाना पड़ेगा, इनेबल। अब इनेबल में जाकर अब हम दोबारा से शो करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब इससे पहले जब हमने ये वाली कमांड यूज की थी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखें 3 इंटरफेस थे 0/0, 0/1, 0/2। किसी को भी आईपी एड्रेस पहले असाइन नहीं था और मेथड तो ओके था, मेथड अनसेट था और स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन थे सारे। राउटर के जो इंटरफेसेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, इस वजह से हमें स्पेसिफिकली कमांड के जरिए उनको अप करना पड़ता है, जबकि स्विच के इंटरफेसेस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं होते, लेकिन हम करना चाहें तो उनको कर सकते हैं। डाउन होने से मुराद क्या है कि कम्युनिकेशन जब अप है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, जब डाउन है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम दोबारा वो कमांड यूज करते हैं, चूंकि अब हमने किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस को एक्सेस किया और उसको कॉन्फ़िगर भी कर लिया। और इसके लिए दोबारा से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे। तो वो जो कमांड पोर्ट थी, देखिए कौन सी पोर्ट हमने एक्सेस की थी, 0/0। तो देखें 0/0 जो थी उसको आईपी एड्रेस भी असाइन हो गया, उसका मेथड भी हो गया। मैनुअली हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है तो मेथड मैनुअल हो गया और स्टेटस क्या है, अप। वो पोर्ट अप हो गई, प्रोटोकॉल भी अप है। ठीक है, अब ये पोर्ट अप हो गई। इसके बाद ये वो काम है कि जो हमने इसके इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक पोर्ट को, इस इंटरफेस को सर्वर बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं, वो किसी इंटरफेस में जाके नहीं करते, वो हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में करते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आएंगे। पहली कमांड है आईपी डीएचसीपी पूल, और यहाँ पर पूल का नाम कोई भी हम रख सकते हैं। जैसे अब सिस्कॉम है, सिस्कॉम की लैन में कोई डिवाइस है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये कमांड है आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल का नाम हमने रख लिया सिस्कॉम। ठीक है, ये एक कमांड है सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड है इधर फोकस करें, ठीक है, फिर आईपी क्या क्या काम कर सकते हैं। एक डिफॉल्ट राउटर से मुराद ये है कि जो हम गेटवे सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डीएनएस सर्वर और नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, यानी मैंने कहा था बहुत सारे नेटवर्क्स को हम डीएचसीपी सर्वर, एक राउटर में मुख्तलिफ नेटवर्क चला सकते हैं, मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ डीएचसीपी सर्वर्स बना सकते हैं। तो नेटवर्क उस चीज़ को मेंशन करवाएगा कि अभी कौन से नेटवर्क के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नेटवर्क की बात करें तो हमने कौन सा बनाया था, 192.168.10.100 था, और साथ उसके मास्क था 255.255.255.0, ये नेटवर्क था। उसके बाद डिफॉल्ट राउटर से मुराद ये है कि जो लैन में जब डिवाइसेस को तुम ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करोगे तो उनका गेटवे क्या होगा, ये कमांड इस चीज के लिए होती है डिफॉल्ट राउटर। अब जब ये नेटवर्क हमने असाइन कर दिया ना 192.168.10.100, इस आईपी और इस कमांड से बेसिकली डीएचसीपी सर्वर उन डिवाइसेस को बना दिया गया। उन डिवाइसेस को में जब डीएचसीपी को इनेबल करेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाएगी। और कौन कौन सी आईपीज मिलेंगी, 192.168.10.0 जो है वो नेटवर्क आईडी है, 10.255 ब्रॉडकास्ट आईडी है। दो ये हो गई, और एक और आईपी नहीं मिलेगी, कौन सी, नहीं ये दो नहीं मिलेंगी जी, तीसरी ये वाली जो है ना 100 नहीं मिलेगी। क्यों नहीं, कि 100 हमने इधर दे दिया, इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है, वो ये 100 उनका क्या होगा, गेटवे होगा। समझ गए बात को, तो उनका गेटवे यही होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं डिफॉल्ट राउटर जो उनका 192.168.10.100
100, ये उनका डिफॉल्ट राउटर हो। उसके बाद मजीद हम लोग एक चीज और थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। कमांड चूंकि हमने यहाँ पर यूज करनी है, डीएनएस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम वो ये होता है जब आप नाम के जरिए आईपी को रिजॉल्व करने वाला प्रोटोकॉल होता है, वो भी एक प्रोटोकॉल है, रूल है। जैसे हम लोग जैसे अभी कमांड लाइन इंटरफेस कर रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा ये कमांडें याद करना, लेकिन इंतहाई आसान है। जैसे जैसे आप फैमिलियर होंगे, बहुत ईजी है और रिपीटेड वर्क है। कमांडें याद रखना मुश्किल नहीं है। और आपको पता है आजकल चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कमांडें आपको एक क्लिक में मिल जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए कमांडों से आप घबराइएगा नहीं। ये वो चीजें हैं कि जो आप चैट जीपीटी को कहेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके लिए ये कमांड चाहिए, वो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। ना कि जस्ट सिस्को और सीसीएनए के लिए, बल्कि आप हुआवे की डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, पालो आल्टो को कर रहे हो, जूनिपर को कर रहे हो, फोर्टिनेट को कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सब में यही होंगे। अभी जैसे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये काम किया क्यों जा रहा है और करते कैसे, ये आजकल इंसान खुद नहीं करता। ये सारी चीजें मशीन आपको करके देती है, याद रखिएगा। बल्कि चैट जीपीटी ये क्लेम करता है कि इस दौर में हर बंदा डेवलपर है, ठीक है, हर बंदा प्रोग्राम बना सकता है। क्यों? क्यों? आप सिर्फ पूछना आता हो आपको कि ये काम मुझे चाहिए, ये चीजें दो, वो सब कुछ बना के आपको देता है। लेकिन आपको पूछने के लिए फिर पता होना चाहिए पूछूंगा क्या, करूंगा क्या, उसके लिए अब हम ये पढ़ रहे हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट। इसलिए जिन लोगों को कमांड से थोड़ी सी जो है ना परेशानी हो रही है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आपको बहुत इजीली ये कमांड्स मिल जाएंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट लाजमी सुने, कॉन्सेप्ट और ये चीजें लाजमी नोट करें, ठीक है। तो डीएनएस में बता रहा था कि जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब कोई सर्वर में उसका कोई यूट्यूब तो नहीं है ना। मैंने कहा सॉरी, जब मैंने ये पहली बात ही क्लास ही मैंने आईपी एड्रेसिंग के लिए है, मैंने कहा जितनी कम्युनिकेशन हो रही है आईपी की बेस के ऊपर हो रही है, तो ये बात वाकई ऐसे ही है, आईपी की बेस पे ही हो रही है। लेकिन इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, यूजर्स को की आसानी के लिए, हमने अगर फेसबुक का भी आईपी याद रखना पड़ जाए, तो हम भी पिंग करो 192.168.88.44, 210 को पिंग करो जी, 210 112 313 4 किधर जा रहा है, 122 223 500 या 101.2 का पता करो वो किधर से आ रहा है, यानी वो एप्लीकेशन किधर है, कहाँ पे चल रही है। मुश्किल काम था ना इन चीजों को याद रखना। तो इस वजह से एक दरमियान में प्रोटोकॉल बना दिया गया डीएनएस सर्वर। वो उसका ये बेनिफिट है कि नाम के जरिए आईपी को रिजॉल्व करके लाके देते हैं हमें। हम लिखते हैं google.com, रिप्लाई हमें उस गूगल से नहीं आता, रिप्लाई हमें आता है उसकी आईपी से। देखिएगा यहाँ पर हम सीएमडी में अगर जाएं, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ पिंग google.com, तो देखिएगा ये रिप्लाई पिंगिंग आ रहा है, ये स्पेसिफिक एक आईपी एड्रेस से आ रहा है, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस जो भी हो, ये आईपी वेरिएंट 6 का एड्रेस है, ठीक है, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। लेकिन एक आईपी आया है वापस गूगल से, मुझे स्पेसिफिकली जो रिस्पांस आ रहा है उसमें गूगल नहीं लिखा हुआ आ रहा है। ये काम कौन करता है? डीएनएस सर्वर करता है। इसी वजह से हम गूगल में या यूट्यूब या कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं, तो हर एक वेबसाइट का एक कोई आईपी एड्रेस होता है, और वो आईपी एड्रेस और नाम, इन दोनों के दरमियान में कौन दरमियान में ब्रोकर का काम करते हैं, इनको हमें ला के देता है डीएनएस। तो अभी हमें लैन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कमांड है, तो कमांड में साथ यूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या कमांड है? डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर हम लोग लर्ट्स पर लिख लेते हैं 8.8.8.8 गूगल का डीएनएस है, ठीक है। ये काम हो गया। अब जब ये चीजें हमने कॉन्फ़िगर कर दी, अब हम लोग इस राउटर, इसके आगे स्विच है, ये कमांड से सिर्फ डीएचसीपी बनाने के लिए। अब हम लोग इधर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। अभी कौन सा मेथड था? स्टैटिक। अब हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? डीएचसीपी के जरिए डायनेमिक पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें 192.168.10.1 आईपी भी आ गया, मास्क भी आ गया, गेटवे भी आ गया, और डीएनएस सर्वर भी आ गया। हमने सिर्फ एक क्लिक की, सिर्फ मेथड चेंज किया डीएचसीपी, तो हमारे लैन में लगी डिवाइस को तमाम तरह कॉन्फ़िगरेशंस मिल गई। आई बात समझ? इसी तरह से ये इस बेसिकली फर्स्ट यूजेबल आईपी था, इसलिए पहली डिवाइस ने जैसे ही आईपी की रिक्वेस्ट की तो उसको पहला आईपी मिला। 10.0 क्यों नहीं मिला जी? आप बताएं बराबर। नेटवर्क आईडी थी, ठीक है, पूरे नेटवर्क की पहचान थी, तो पहला आईपी जो यूज हो सकता था 10.1 था। नेक्स्ट कौन सा आईपी हो सकता है? 10.2 ना चाहिए ना। तो नेक्स्ट जो भी डिवाइस, अब ये लाजमी सीक्वेंस में,
जो भी डिवाइस आईपी की जो है ना रिक्वेस्ट करेगी उसको उससे नेक्स्ट आईपी मिलेगा। आईपी कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी में आएंगे, ये देखिए 192.168.10.2 इसको आईपी एड्रेस मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ ये आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है, उसका मास्क, उसका गेटवे और डीएनएस सर्वर ये सारी चीजें सेम होंगी। सर मास्क और सबनेट मास्क में क्या फर्क है? मास्क और सबनेट मास्क, सबनेट मास्क एक वही एक ही चीज है, सबनेट मास्क के मास्क एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट कोई और डिवाइस हम ऐड करते हैं। इसमें भी हम डीएचसीपी को इनेबल करते हैं, तो इसको आईपी एड्रेस 2 के बाद 3 मिल गया, ठीक है, वगैरह वगैरह ऐसे जितनी डिवाइसेस, कितनी डिवाइसेस आ सकती हैं 254 या 253? हाँ ठीक है, गुड जी, ये समझ गए आप लोग। गेटवे सबके लिए आप देखें आपके सामने है और वो सेम है। अब एक चीज यहाँ तक तो बात समझ, ये डीएचसीपी इसी तरह से हमारे लैन के नेटवर्क चल रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं उसमें तो मेथड पहले से ही डीएचसीपी कॉन्फ़िगर्ड होता है, तो सबको आईपी एड्रेस असाइन हो सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ तक एंड नहीं होती, आखिरी बात आज की इंपॉर्टेंट बात, उसको भी नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। जैसे आप में से कुछ ऑफिस वाले लोग हैं, काम करके आए हुए हैं इंडस्ट्री में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि दरमियान में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको फिक्स आईपी दिया होता है, कोई प्रिंट वगैरह निकालना हो, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक कैमरास दरमियान में नेटवर्क में इंस्टॉल्ड हो, उनका तो आईपी चेक करने के लिए फौरन हमें चाहिए होता है कि एट दिस स्पॉट हमने उसका आईपी लिखना है और उसकी एक्सेस मिल जाए, तो उसको बोलते हैं स्टैटिकली उनको आईपी देना होता है। यानी हमारे नेटवर्क में कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनको स्टैटिक भी कॉन्फ़िगरेशन लाजमी होती है करनी, ठीक है। उसमें क्यों, प्रिंट की एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज एक शेयर्ड प्रिंटर है एक नेटवर्क के अंदर, उसकी अगर उसको डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो हर दफा उसका आईपी चेंज होगा, हर दफा उसको जाके चेक करके कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बरक्स आसान काम है ना, जरूरी है कि उसको एक फिक्स उसके ऊपर आईपी लिख लें और उसको स्टैटिकली असाइन कर दें। जब स्टैटिकली असाइन करेंगे तो जो है ना, जैसे ही कोई भी उसको एक्सेस करेगा तो उसकी एक्सेस मिल जाएगी, आईपी के जरिए एक्सेस मिलती है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि हमने पूरे नेटवर्क में डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर दिया है, अब एग्जांपल के तौर पर मैं एक चीज आपको अगर समझाऊं, जैसे फर्स्ट नंबर पे सोचें, कंसिडर करें कि ये प्रिंटर था, इसको 10.1 जो है ना हमने प्रिंटर को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। लेकिन आज एक दिन जब डिप्लॉय किया उस दिन के लिए तो ओके, इसको स्टैटिकली हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो डिवाइस बंद होगी घर चला गया, नेक्स्ट जो बंदा आएगा उसको डीएचसीपी के जरिए आईपी मिलेगा, फर्स्ट आईपी तो उसको मिलेगा जो नेक्स्ट डे दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा, डीएचसीपी की रिक्वेस्ट करेगा। तो 10.1 जो है वो इधर डिवाइस को तो हमने स्टैटिकली असाइन किया हुआ था, लेकिन वो तो जो भी मांगेगा इस डीएचसीपी के जरिए उसको पहले दे देगा। लेट्स सपोज किसी एक वायरलेस डिवाइस आईपी बेस्ड डिवाइस को ये मिल गया, तो फिर जब एक आईपी किसी एक डिवाइस को एलोकेट होता है दूसरी डिवाइस को वो आईपी नहीं मिलता, तो फिर अगले दिन वो आके लोग उसको पिंग कर रहे होंगे, उनको एक्सेस नहीं मिल रही होगी, हालांकि स्टैटिकली आईपी दिया होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पूल रिजर्व करना। जी, ये जो हमने पूरा पूल बनाया हुआ है कि जिसके गेटवे में हम लोगों ने ये कहा था कि 192.168.10.100, इससे मुराद ये है कि 0 से लेकर 255 तक तमाम तर आईपी एड्रेसेस को हमने डीएचसीपी पूल में डाल दिया था, तमाम कोई आईपीज को डीएचसीपी पूल में डाल दिया था। लेकिन अब हम ये करेंगे कि उस पूल में से स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस को निकाल देंगे, वो फिर ऑटोमेटिकली डिवाइसेस को नहीं मिला करेंगे, ठीक है, वो पूल से निकल जाएंगे। उसके बाद वाले जो आईपी एड्रेस होंगे वो जब डिवाइसेस जो हैं वो डीएचसीपी के जरिए रिक्वेस्ट करेंगी गेटवे से, तो तब उनको आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, और जिनको रिजर्व किया होगा वो हम डिवाइसेस को मशीन को वन टाइम स्टैटिकली असाइन कर लेंगे। उसके बाद चाहे वो मशीन्स ऑन रहे ऑफ रहे कुछ भी हो, वो डीएचसीपी के जरिए किसी को नहीं मिलेंगे। स्टैटिकली चेंज कर सकते हैं, खुद चेंज करना चाहें, लेकिन डीएचसीपी के जरिए वो आईपी किसी को नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है ना ये, इस कंसेप्ट को नोट कर लें सारे। एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग पूल एक्सक्लूड, जी, पूल में से
पूरे पूल DHCP पूल में से कुछ आईपीज को रिजर्व्ड कर देते हैं बेसिकली। मैं करता हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अभी। सिंपल फॉर्म क्या लिखेगा वैसे अगर Reserved IP addresses for static use in LAN, या for specific use in LAN। reserved IP addresses For specific use in LAN। अच्छा, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उसके लिए कमांड है, उसके लिए भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ठीक है। IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस। अब हम चाहते हैं कि कौन से एड्रेसेस हैं जिनको हम एक्सक्लूड करें, कि वो ऑटोमेटिकली ना मिले इन डिवाइसेस को। हमें ऐसे तो नहीं, अभी तो हमने डिवाइसेस ही 5-7 लगाई हुई हैं, तो हम 20 से आगे करेंगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि पहले 10 IP एड्रेसेस को रिजर्व कर दें, उसके बाद जो है ना DHCP में रख लें, ताकि अब जैसे ही हम किसी डिवाइस को ऑटोमेटिक एड्रेस में लगाएंगे तो उसको 10 से आगे आगे मिलेंगे, 10 से पीछे किसी को भी DHCP के जरिए IP एड्रेस नहीं मिलेगा। हम 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो? 192.168.10.1 से लेकर हम लोग चाहते हैं 192.168.10.10 करो, 15 करो, 20 करो, 20 तक कर देते हैं। पहले 20 IPs को हम रिजर्व कर देते हैं। ये IP एड्रेसेस हम चाहते हैं कि किसी डिवाइस जब वो DHCP के जरिए IP मांगना चाहे तो वो उसको ना असाइन हो। तो ये कमांड है IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस, और उनकी रेंज कैसे लिखते हैं? स्टार्टिंग IP और फिर एंडिंग IP। ये वाला IP भी और ये वाला IP और इनके दरमियान वाले IP, ये वाले IP जो है ना DHCP के जरिए किसी को नहीं असाइन किए जाएंगे। जब भी कोई डिवाइस DHCP की रिक्वेस्ट करेगी तो उसको 21 से आगे IP एड्रेसेस असाइन होंगे। ये कमांड के दी थी आपने इससे पहले? पूरी यही कमांड है, बस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर, बस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाकर हमने ये लिखना है IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस, स्टार्टिंग IP और एंडिंग IP। अब हम चेक करते हैं सर, तो ये पहले 20 IP कहाँ पे यूज होंगे? पहले 20 हम लैन में कहीं पर, आपने कोई प्रिंटर्स लगाए हुए हैं या फिर कोई आपकी तरह के स्पेशल लोग हैं बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि हमें अपना IP एक फिक्स मिले जो चेंज ना हो, तो उनके डेस्कटॉप के ऊपर भी हम स्टैटिक IP असाइन कर सकते हैं। कोई IP कैमराज लगाए हुए हैं स्पेसिफिक, उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। सही है सर, ठीक है। अब हम किसी डिवाइस से DHCP की रिक्वेस्ट करवाते हैं। अब देखते हैं जरा इसको कौन सा IP एड्रेस मिलेगा। ये देखें 192.168.10.21 इसको मिला है। 3, 4, 5, 6, 7 वो सारे मिस हो गए, ठीक है। लेकिन अब ये इस बात पे परेशान होइएगा कि इस पे आपको अभी भी 10.1 नजर आ रहा है, क्योंकि ये अभी पहले से असाइंड है। जैसे ये रिमूव होकर वापस DHCP आएगा 21 से आगे ही मिलेगा कहीं पे। अब इसको 22 मिल गया। ये जो डिवाइसेस पहले से कनेक्ट हैं वो तो ओके है, लेकिन जैसे ही डिस्कनेक्ट होके वो कनेक्ट होंगी तो उनको IP एड्रेस जो है वो उस रेंज से बस फ्यूचर के लिए हमारा सारा सेट हो जाएगा 23, ठीक है। ऐसे ही इसको अगर हम चेक करें तो DHCP के जरिए 24, और इसको अगर हम लोग चाहते हैं स्टैटिकली अगर कमांड के जरिए दें तो वो हम दे सकते हैं 192.168.10. हम लोग चाहते हैं कि 6, ये कोई एक प्रिंटर है जिसको हमने 10.6 IP एड्रेस असाइन कर दिया। इसके लिए बाकी सारी चीज़ें भी हमने स्टैटिकली देनी होंगी 192.168.10.100 और उसके बाद 8.8.8.8। तो इसका ये मतलब होगा कि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगी सारी, ठीक है। अब इनको आपस में पिंग करके देख लेते हैं। करते हैं 192.168.10.22 को। ये देखें चूंकि एक ही स्विच आ गए उसकी लाइन में लगी हुई है
तो तमाम तरह डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। DHCP के जरिए हमने इसको IP पे असाइन कर लिया। उसके बाद उसका जो ड्रॉबैक था कि लैन में लगी अगर कुछ स्टैटिकली IP एड्रेस असाइन करना पड़े तो उसके लिए हमने उसको रिजर्व भी कर दिया। तो थोड़ा सा आगे की बात मैंने पहले आपको बता दी ताकि आपको पता चले कि लैन काम कैसे करती है, ओवरऑल लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर होता कैसे, उनको IP एड्रेस मिलता कैसे है। IP एड्रेस को उसको असाइन करने के बाद फिर उनकी अब कम्युनिकेशन की कौन कौन से मेथोडोलॉजीज हैं, लैन को आगे मजीद क्या हम और छोटी छोटी लैंड्स पे डिवाइड कर सकते हैं और क्यों करते हैं, सिक्योरिटी के कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे उसकी सिक्योरिटी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इन तमाम तरह डिटेल्स को अब हम नेक्स्ट क्लास में करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब अभी तक आपके पास इतना काफ़ी है और इसकी अब कमांड्स और कॉन्फ़िगरेशंस इनकी आप घर में प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट क्लास तक आप लोग आएँ तो सबके पास सिस्को पैकेट ट्रेस आपके डेस्कटॉप्स पे हुआ हो। ठीक है, शुरू से अगर आप अटैच रहेंगे, साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन करते रहेंगे तो मुझे यकीन है कि आप लोग पूरी आपको कोर्स करने से पहले ही आपको इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाजमी है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि साथ आप प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। जब आप प्रैक्टिस